हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम उस कलाकार को पढ़ेंगे जिन्होंने कोलाज का आविष्कार किया। एक ऐसे घनवादी चित्रकार जो प्रकाश व अवकाश को जड़ रूप देकर उनको रचना के अंगों में सफलतापूर्वक अंतर्भूत करना उस कलाकार का महत्वपूर्ण आविष्कार था। ऐसे ही चित्रकार का नाम है जॉर्ज ब्राक। अगर हम घनवाद की बात करें तो घनवाद का जन्म पिकासो एवं ब्राक के संयुक्त प्रयत्नों का फल था। जॉर्ज ब्राक का जन्म 13 मई 1883 में फ्रांस में हुआ एवं मृत्यु 31 अगस्त 1963 में पेरिस में हुई। घनवाद के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति जॉर्ज ब्राक एक फ्रांसीसी चित्रकार एवं मूर्तिकार थे। पिकासो व ब्राक दोनों के संयुक्त प्रयत्नों का फल था घनवाद का विकास, किंतु दोनों के उद्देश्यों में मौलिक अंतर था। इस मौलिक भिन्नता के कारण पिकासो के चित्रण में रचना कौशल व आश्चर्य भाव पर बल है, जबकि ब्राक के चित्रण में काव्यात्मक सौंदर्य का सुरुचित दर्शन है। अब हम बात करते हैं घनवादी चित्रकार जॉर्ज ब्राक के बारे में। जब भी घनवाद की बात चलती है तो पिकासो एवं ब्राक दोनों का नाम लिया जाता है। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और मिलजुल कर अक्सर एक ही स्टूडियो में काम किया करते थे। दोनों ही महान चित्रकार सेजा की कला तथा उनके विचारों से पूरी तरह प्रभावित थे और उसके कला के आधुनिक सिद्धांतों पर एक साथ विचार मंथन किया करते थे और इसी विचार मंथन तथा प्रयोगों के फलस्वरूप घनवाद का भी जन्म हुआ। दोनों का एक ही लक्ष्य था, अपने चित्रों में वस्तुओं का चित्रण ऐसे किया जाए कि उनमें घनत्व दृष्टिगत होने लगे या वे त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल स्वरूप ग्रहण करे। पत्थर की मूर्ति को चारों तरफ से दाएं बाएं आगे पीछे से देखा जा सकता है और सराहा भी जा सकता है, पर चित्र में चित्रित वस्तु को इस रूप में दिखाया जाना असंभव था, क्योंकि चित्र को तो सपाट कागज या कैनवास पर बनाया जाता था। यही समस्या पिकासो व ब्राक दोनों को परेशान कर रही थी। दोनों ने इसे लेकर नए प्रयोग किए और त्रिआयामी चित्र बनाने का एक प्रयास किया, जिसे क्यूबिज्म नाम दिया गया। वैसे महान चित्रकार पाब्लो पिकासो तथा जॉर्ज ब्राक की कला में समानता नहीं खोजी जा सकती, लेकिन दोनों की प्रतिभा अलग अलग किस्म की थी। दोनों पिकासो स्पेनिश तथा ब्राक फ्रांसीसी चित्रकार थे। जॉर्ज का जन्म फ्रांस के अर्जेंतुआल में 1882 में हुआ था। उनके पिता भवन रंगाई के ठेकेदार थे और चित्रकारी में भी रुचि लेते थे। जब ब्राक केवल 8 वर्ष के थे तभी उनका परिवार पेरिस छोड़कर लाहारवे में बसने चला गया। यहीं वे एकोल डे बॉक्स आर्ट्स नामक कला संस्था में 1899 में प्रवेश लेकर अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे और 1900 में वह फिर पेरिस आ गए और मात्रे में एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे और वहीं उसने अपनी कला की एक स्टूडियो बना लिया और उत्साह के साथ काम करने लगे। 1902 में थोड़े दिनों के लिए उन्होंने बॉनेट की स्टूडियो इकोल नेशनल डे बोज आर्ट्स में काम किया और बाद में एकेडमी
हम्बर्ट में भी शिक्षा ग्रहण की। 1904 में उन्होंने अपनी कार्यशाला बनाई और जमकर काम करने लगे। उस समय वहाँ मातिस द्वारा संचालित कला आंदोलन फाविज में यानी कि फाववाद जोरों पर था और ब्राग भी इसका सदस्य बन गए। वह भी उस जमाने के अन्य चित्रकारों की तरह सेजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए जल्दी ही वह घनवाद कला आंदोलन का मुखिया भी बने। पिकासो के साथ 1908 में उसने अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। इस प्रदर्शनी में उसने खासकर उन चित्रों को प्रदर्शित किया जिसमें संगीत के यंत्र जैसे गिटार आदि की प्रमुखता थी। उनके चित्रों में काफ़ी तेज रंग लाल, नीला, हरा, नारंगी प्रमुख थे, पर उनका संयोजन भी वह बड़ी सावधानी से करते थे। चतुर्भुजों तथा छड़ीनुमा आकारों के द्वारा, ताकि चित्रों में भव्यता बनी रहे। उसके दृश्य चित्रों में भी वह भारी रेखाओं के घुमाव व तुलिका चापों को उतनी सावधानी से प्रयुक्त करते थे कि चित्र की सुंदरता नष्ट न होने पाए, चित्र में संतुलन एवं सृजनशीलता बनी रहे। वह फाविस्ट चित्रकार था, पर वैन गो उसे ऐसे अन्य कलाकारों की तरह मनमोजी नहीं था। वह चित्रकला के तौर तरीकों के साथ काम करना पसंद करता था और अतिशयोक्ति में से बचते थे। वह वैन गो के बजाय सेजान के तरीकों से ज़्यादा प्रभावित थे। 1907 में उसके दृश्य चित्र सेजान से आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित दिखते थे, जिनमें वह घुमावदार रेखाओं तथा तेज रंगों के साथ साथ कोनेदार तथा ज्योमेट्रीय आकारों का प्रयोग करते थे। फिर भी उनके चित्रों में रंगों के संयोजन में तीखापन नहीं आता था। इसी समय पिकासो ने भी ऐसे ही प्रयोग आरंभ किए और उसके प्रसिद्ध चित्र डेम आसेल्स डी अविनॉन में देखने को मिला है। जो भी हो, पिकासो के मुकाबले ब्राग के चित्रों में चित्रात्मक खूबियाँ बराबर बनी रहीं, जबकि पिकासो के चित्रों में अक्सर तीखी विकृतियाँ प्रमुख हो उठती थीं। फिर भी दोनों का प्रयास घनवादी चित्रकला को मजबूत स्वरूप देना ही था। दोनों ने ही एक साथ कला की इस नई क्रांति को बल प्रदान किया। ब्राग ने एक बार कहा था, मैं उस नियम को मानता हूँ जो उद्वेगों में सुधार दे। इससे साफ जाहिर है कि वह अतिशयोक्ति के खिलाफ थे। वह अंदर से ही विनयी तथा विनयशील थे। उसकी पसंद, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सरलता आदि गुणों के कारण ही घनवाद टिकाऊ रूप ले पाया और संसार भर में फैला भी। घनवादी कला आंदोलन के प्रथम चरण में ब्राग ही छाए रहे और विश्लेषणात्मक घनवाद खूब प्रचलित भी हुआ। ब्राग ही ऐसा चित्रकार था जो चित्र में प्लास्टिक स्पेस, चित्रात्मक गहराई उत्पन्न करने में माहिर था। उसके चित्रों में एकता, समझदारी, सुशीलता झलकती थी और साथ साथ रंगतें, काले, भूरे, हरे, सफ़ेद का कीमती सौंदर्य भी। उनमें चमक तो कम होती थी, लेकिन एक रहस्यात्मक स्पंदन उभरता था। जिन रंगों को साधारणतया सबसे अधिक बुझा हुआ तथा रसहीन समझा जाता था, उन्हें वह चित्रों में इस तरह प्रयुक्त करते थे जैसे एक कभी न बुझने वाली आग जल रही हो। उसे बारीकी, लयात्मकता, रंगों की सुघड़ता और रंगों के सुहावने सुमेल बहुत भाते थे। उसे उबड़ खाबड़, तीखा विरोधाभास, आक्रामक तरीके और बेसिर पैर वाली काव्यात्मकता जरा भी पसंद नहीं थे। वह आकारों तथा रंगों का विश्लेषणात्मक ढंग से प्रयोग करना पसंद करते थे, उनमें सरलता लाकर। शुरू में उसने अपनी नई कलात्मक खोज का प्रयोग मानवीय आकृतियों पर किया। बाद में स्थिर लाइफ के चित्रों में अधिक काम किया।
1911 तक पहुंचते पहुंचते उसके चित्रों में अरूपता एब्स्ट्रैक्शन बढ़ गया। चित्रों में विषय वस्तु नदारद होने लगे। चित्र एक चित्रात्मक सनसनाहट भर बच रहा, एक नवीन सृष्टि। इसी समय उसने अपने चित्रों में अक्षरों का भी संयोजित करना आरंभ किया। मतलब वह पेंटिंग में अक्षर भी, शब्दों का भी समावेश करने लगे, जैसे वे चित्रगत अवयव हो। बाद में उसने चित्रों में लकड़ी के टुकड़ों, नकली संगमरमर के टुकड़ों आदि का संयोजन किया। यह सब उसने चित्रों को त्रिआयामी स्वरूप देने के लिए किया था, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसने चित्रों में पेपर कॉलाज का भी खुलकर प्रयोग किया, जैसा उससे पहले कभी अन्य चित्रकार ने नहीं किया था। 1912 से 1913 के बीच घनवादी कला में एक विशेष परिवर्तन आया, जिसे संश्लेषणात्मक घनवाद कहा जाता है। चित्र लगभग अरूप से हो गए, उसमें कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। यदि दिखाई भी दी थी तो टुकड़ों के रूप में। 1914 तक ब्राक एवं पिकासो अभिन्न रूप में काम कर रहे थे। जब फ्रांस में युद्ध की ज्वाला भड़की तो ब्राक को भी लड़ाई में जाना पड़ा। वहाँ वह घायल भी हुए और बाद में उन्हें बहादुरी का तमगा भी मिला, लेकिन वह महीनों बीमार रहे। 1917 में जब वह स्वस्थ हुए तो उन्होंने पाया कि पिकासो उनसे अलग हो गए। अब वह मुक्त होकर अपने रास्ते पर चलने लगे। वैसे उनकी दोस्ती पिकासो से अब भी थी, पर अब पिकासो के साथ काम करना उन्होंने प्रायः छोड़ दिया था। 1935 में उसने कहा था, मैंने दुनिया की विभिन्न परछाइयों को विभिन्न दर्पणों में देखकर उसे ही दुनिया मान लिया था। बाद में उसने दुनिया को उसके वास्तविक रूप में देखने और चित्रित करने का प्रयास किया। इस अवधि में उसने बहुत ही एकाग्रता में स्थिर जीवन, स्टिल लाइफ, चट्टानों, नौकाओं, दो मुही आकृतियों का सृजन भी किया और साथ साथ वह एक इंसान भी है। उनका जीवन एक नेक इंसान तथा समर्पित कलाकार की तरह बीता। वह यह कभी नहीं भूले कि कलाकार उसके प्रसिद्ध चित्रों में द हार्बर, द गिटारिस्ट, द एरिया ऑफ बारव, बॉट्स ऑन द बीच, स्टिल लाइफ उल्लेखनीय है। ब्राक के शुरुआती काम प्रभावशाली थे, लेकिन 1905 में फाविज्म द्वारा प्रदर्शित काम को देखने के बाद एक फाविस्ट शैली में परिवर्तित हो गए। 1907 तक उनके फाविस्ट कार्यों को सैल्यून डेस इंडिपेंडेंस प्रदर्शित किया गया था। 1909 में ब्राक के मिलने पर पाब्लो पिकासो के साथ काम करना शुरू करने के तुरंत बाद क्यूबिज्म का विकास हुआ। दोनों कलाकारों ने एक मोनोक्रोमेटिक रंग योजना और इंटरलॉकिंग ब्लॉक और जटिल रूपों के साथ प्रतिनिधि चित्रों का निर्माण किया। 1911 की ग्रीष्म ऋतु कलाकारों के लिए विशेष रूप से फलदायी रही। उन्होंने फ्रेंच पाइरेनीज के कंधे से कंधा मिलाकर पेंटिंग की, ऐसे चित्रों का निर्माण किया जो एक दूसरे के चित्रों में अंतर करना बेहद मुश्किल था। एक साथ उनके समय का अंतिम परिणाम चित्रकला की एक नई शैली, विश्लेषणात्मक घनवाद का विकास था। स्टिल लाइफ, यह उनकी वह पेंटिंग है जब उन्होंने पेंटिंग में कोलास को लाना स्टार्ट किया था। एक कुर्सी बनाई गई है, उस पे ब्रश और कलर पैलेट है, ऊपर टेबल के ऊपर गमला रखा है जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छे कलर से चित्रित किया है। नेक्स्ट पेंटिंग है वायोलिन।
जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है वायलिन का नीचे का हिस्सा और ऊपर लंबी लंबी लाइंस में उसका ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है और कलर को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। म्यूजिकल, इसमें भी वायलिन दिखाई दे रहा है। नीचे के हिस्से में साइड में एक ग्लास रखा हुआ है जो एक संपूर्ण कंपोजिशन है। थैंक यू।